हे फ्रेंड्स, तो काफी क्विक रिव्यू में बात करते हैं फाइनली मोस्ट हाइप्ड फिल्म लियो के बारे में, जिसे देखने के बाद अब मैं कह सकता हूँ काफी प्राउडली कि मैंने लियो फिल्म देख ली है। जिसे लेकर के वो कहते हैं रिएक्शन थोड़ा मिक्स्ड ही निकल कर आएगा। और हाँ, आप लोगों के जो कोई भी डाउट है उन्हें इस वीडियो में मैं बिल्कुल ही स्पॉइलर फ्री पूरी डिटेल्स के साथ आपको बता करके ये बता दूंगा कि क्या आपको आपका समय लियो के लिए वो भी थिएटर में जाकर देखना सही रहेगा भी या नहीं। क्योंकि देखा जाए तो इस फिल्म को लेकर के जो डिस्ट्रीब्यूटर्स के बीच में झगड़ा हुआ था, उसके चक्कर में फिल्म मल्टीप्लेक्स में रिलीज ना होते हुए कई सारे सिंगल स्क्रीन के थिएटर में रिलीज हुई है, जिस कारण से हम जैसे ऑडियंस यानी कि कंटेंट लवर को अच्छा खासा झेलते हुए ट्रैवल करना पड़ा और फिर जाकर के ऐसे थिएटर में फिल्म देखनी पड़ी जिन थिएटर्स की तरफ मैं गलती से भी नहीं चाहता। लेकिन खैर, फिर भी वो कहते हैं ना, दिल पर पत्थर रखकर कई ज्यादा स्ट्रगल करने के बाद मैं अपनी सिटी से थोड़ा दूर जाकर के इस फिल्म को 2 लैंग्वेजेस में देखने के लिए कामयाब हुआ हूँ। जिसमें हाँ, सबसे पहले बात की जाए इसके तमिल वर्जन की, तो मैंने पहले तमिल वर्जन नहीं बल्कि हिंदी वर्जन देखा था, क्योंकि शो उसी का पहला था। जिससे फायदा ये हुआ कि मैं फिल्म की पूरी कहानी समझ गया। यानी कि वो कहते हैं ना कि इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज में जाकर देखने का बस एक्सपीरियंस ही मैं आपके साथ में शेयर कर सकता हूँ, जिसे मैंने पूरा नहीं देखा। हाँ, लेकिन उस पॉइंट पर भी आएंगे। लेकिन सबसे पहले बात की जाए इसकी हिंदी डब की, तो उस बारे में मैं यही कहूंगा कि जैसी हिंदी डबिंग आपको उसके ट्रेलर में नजर आ रही थी, एग्जैक्ट वैसी ही डबिंग आपको इस पूरी फिल्म में देखने को मिलती है गोल्ड माइन वालों की तरफ से। जिन लेकर के मैं यही कहूंगा कि क्यों गोल्ड माइन एक अच्छी फिल्म को हिंदी इस तरीके से डब कर आपने पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया। यानी सिंपल बात यही है कि फिल्म की हिंदी डबिंग मुझे पर्सनली बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। जिसमें हाँ, आपका टेस्ट थोड़ा डिफरेंट हो सकता है, क्योंकि अगर आप मेरी इस बात को सुन करके ये सोच रहे हो कि आप इस फिल्म को जाकर के तमिल वर्जन में देखोगे, तो रुक जाओ। उस पर भी क्लियरिफिकेशन देते हुए ये कहूंगा कि सारे सिंगल स्क्रीन वालों ने इसकी ओरिजिनल लैंग्वेज में रिलीज कर दिया, लेकिन अनफॉर्चुनेट सबटाइटल नाम की चीज ही गायब है। यानी स्ट्रगल करना पड़ता है। लेकिन जिन्हें तमिल समझ आती है उनके लिए तो फिल्म ओके ही है, जिस कारण से मैं इस फिल्म को तमिल लैंग्वेज में पूरा नहीं देख पाया। लेकिन एक और कारण भी है, जो कि है फिल्म का सेकंड हाफ, जिस पर हाँ थोड़ी देर में बात करेंगे। लेकिन खैर, इसके अलावा फिल्म यूएस सर्टिफिकेट के बावजूद भी कई सारे वॉयलेंस के इम्पैक्ट को फिल्म में रखते हुए जो ब्रूटलिटी और हैंड टू हैंड कॉम्बैट हमें दिखाती है, उससे तो मैं यही कहूंगा कि सेंसर बोर्ड भाई क्या करता है कुछ समझ नहीं आता। क्योंकि यहाँ पर यूएस सर्टिफिकेट के साथ में फिल्म में बहुत नहीं बल्कि काफी कुछ दिखाया गया है, जिसे देख करके स्क्रीन पर मजा आ गया। और इसी के साथ साथ अब बात की जाए एंटोनी दास या फिर कह लो पार्थ के कैरेक्टर की, पार्थी यही नाम है, तो लोकेश कनगराज को ये बात बहुत नहीं बल्कि काफी अच्छी तरीके से पता थी कि उन्हें इस फिल्म में थलापति विजय को किस तरीके से प्रेजेंट करना है, क्योंकि उनकी प्रेजेंटेशन परफॉर्मेंस हर लेवल में टॉप नॉच करती हुई नजर आई। चाहे बात एंथोनी दास के कैरेक्टर की हो या फिर पार्थी के वो डर, वो सहमे वाली सारी की सारी सिचुएशन की, जिसमें बाप बेटे का डियो तो उतना ज्यादा खास नहीं था, लेकिन बाप बेटी की जो रिलेशनशिप इस फिल्म में दिखाई गई है, वो आप फिल्म देखोगे तो बहुत ही अच्छी तरीके से रिलेट कर पाओगे। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो पूरी की पूरी फिल्म थलापति विजय के कंधे पर है, जो कि उनके फैंस के लिए सोने पे सुहागा है। लेकिन वही बात की जाए अदर ऑडियंसेस की, तो सारी की सारी ऑडियंस तो सिर्फ फैन सर्विस के हिसाब से फिल्म देखने के लिए नहीं जाती। इसलिए मैं भी उन ऑडियंस में इस फिल्म को तो उस लेवल पर जाकर के जज करूंगा ही, जिसमें सबसे पहला डाउट यानी काफी बड़ा क्वेश्चन, एलसीयू लोकेश कनगराज सिनेमैटिक यूनिवर्स से कनेक्टेड है भी या नहीं। तो हाँ, फिल्म में हिंट मिल जाएगा और देख करके खुशी मिलती है, जिनमें अगर आप कैरेक्टर्स को बहुत ही अच्छी तरीके से देखो तो 3 हिंट दिए गए हैं। लास्ट वाला तो कंफर्म ही है, जिसके अलावा एंड का पोस्ट क्रेडिट सीन नहीं है, लेकिन फिर भी एक सेटिस्फाई सी एंडिंग हमें आने वाले फ्यूचर का बहुत ही तगड़ा सा हिंट देकर के दी एंड हो जाती है। तो अब इससे हटकर फिल्म की सीधे लेंथ की बात की जाए तो ये ऑलमोस्ट 2 घंटे 40 मिनट के आसपास की फिल्म 3 घंटे की लगने लगती है इसके सेकंड हाफ में। क्योंकि देखा जाए तो इस फिल्म का फर्स्ट हाफ काफी अच्छी पेस्टिंग के साथ एक काफी अच्छी स्टोरी की उम्मीद देते हुए निकल जाता है, और उसके बाद फिर इंटरवल या फिर कहूँ काफी अच्छा सा इंटरवल, जिसमें अगर आप सोच रहे हो कि हीरो की एंट्री को काफी ज्यादा शुरुआत में अच्छा दिखाया होगा, तो लेकिन नहीं, धीरे धीरे वो कैरेक्टर अपना बिल्डअप पकड़ लेता है। उसके बाद इंटरवल में आपको सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा और ये उम्मीद भी कि आप फिल्म के सेकंड हाफ में बहुत कुछ अमेजिंग होता हुआ देखोगे। लेकिन अनफॉर्चुनेट डायरेक्टर उनका स्केल और राइटिंग यहाँ पर पूरी तरीके से डिप्ट होती हुई सारी की सारी चीजों को इतनी जल्दी दिखाता है या फिर कहो रिपीट करके दिखाता है, जिसमें अब सीधे कहानी की बात की जाए तो वही मेन मुद्दा है कि इस फिल्म की कहानी हिस्ट्री ऑफ वायलेंस फिल्म से इंस्पायर है, नॉवेल से नहीं। ये बात अभी ही क्लियर कर दूं, क्योंकि बेटे वाले कैरेक्टर को नॉवेल में ना इंक्लूड करते हुए फिल्म में इंक्लूड किया गया था, इसलिए फिल्म मेरी नजर में तो हॉलीवुड की रीमेक है या फिर कहूँ एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट, जिसमें फिल्म के लीड एक्टर बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। फिल्म की लोकेशन काफी खूबसूरत है। इसके अलावा अनिरुद्ध का बीजीएम, जिस पर बात करेंगे, लेकिन इसके अलावा फिल्म को नेक्स्ट लेवल करते हुए फिल्म में डाले गए हैं एक्शन और
एक्शन, जो कि यहाँ जैसे कि मैंने कहा फिल्म के फर्स्ट हाफ में काफी ज्यादा अच्छे लगते हैं, लेकिन सेकंड हाफ में उन चीजों से खेलकर जो चीजों को रिपीट करवाया जाता है, बस उसे देख करके ये बात समझ आ जाती है कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक्शन के नाम पर सर्विस ही दी जा रही है, क्योंकि स्टोरी और जो बैक स्टोरी थी उसमें किसी भी तरीके का दम नहीं था। लिटरली बली एंथोनी दास का कैरेक्टर भाई बना कैसे वो तो बता देते, ताकि हम इस कैरेक्टर से और भी काफी ज्यादा कनेक्ट हो जाए, क्योंकि फ्यूचर के यानी कि प्रेजेंट टाइमलाइन के हिसाब से इस कैरेक्टर ने अपना इम्पैक्ट अपनी फैमिली को लेकर के बहुत ही अच्छी तरीके से दिया है। जिसमें हाँ त्रिशा की बात की जाए तो वेस्ट, जिस पर अगर आपकी उम्मीद है तो पूरी तरीके से मार दो। लेकिन हाँ और भी कुछ है जिनमें अगर कैरेक्टर्स की बात की जाए तो जैसे कि मैंने कहा ये पूरी की पूरी फिल्म थलापति विजय के कंधे पर है, जिसके चलते अर्जुन सर्जा जैसा काफी तगड़ा एक्टर इस पूरी फिल्म में वेस्ट है भाई। लिटरली उन्हें लेकर के मेरी काफी बड़ी उम्मीदें थी, लेकिन इस तरीके की डिसअपॉइंटमेंट तो मैं इस फिल्म में नहीं देखना चाहता था, जो कि मुझे देखने के लिए मिल गई। अनुराग कश्यप का भी इंटरव्यू अगर आपने देखा होगा तो आपको पता होगा कि वो इस लोकेश कनगराज के यूनिवर्स से कनेक्ट होना चाहते थे और उन्हें वो सर्विस देते हुए एक और कोई नामी एक्टर है ठीक उन्हीं की तरह वेस्ट किया गया है। और इसमें एक जो साइको कैरेक्टर था उसे लेकर तो मुझे शुरुआत से ही ये बात पता थी कि हिस्ट्री ऑफ वायलेंस में उन कैरेक्टर का एंड किस तरीके से किया जाएगा, और फिल्म ने उसी ट्रैक पर चलते हुए उस कैरेक्टर की थियरी सभी की जान लेते हुए उन सारी चीजों का इस फिल्म में दम तोड़ दिया। और फिर उन सब पर आएगी अगर टॉप लेवल की डिसअपॉइंटमेंट तो वो है संजय दत्त, जिन्हें एज अ विलेन सिवाय कांचा चीना के अलावा बाकी दूसरी किसी फिल्म में अच्छे से यूज ही नहीं किया गया, जो कि मेरी नजर में मैं कहूंगा कि बर्बाद पे बर्बाद ही किया जा रहा है। यानी संजय दत्त को लेकर के यार साउथ वाले समझ जाओ कि उनका चार्म कांचा चीना को लेकर के कैसा था, और वही लेवल की उम्मीद मैं लेकर के चल रहा हूँ, लेकिन हर बार डिसअपॉइंटमेंट वो कहते हैं ना सीधे इत्थे आकर के लगती है। इसलिए मेरी नजर में आज भी कांचा चीना टॉप लेवल पर ही रहता है, जिसे अब तक संजय दत्त का दूसरा कोई भी कैरेक्टर बिल्कुल भी बीट नहीं कर पाया। और फिर उसके बाद बात की जाए फिल्म के सीजी की, तो सीजी का बैलेंस ठीक ठाक सा था। हाँ वो एंड के जो चेजिंग वाला सीन था वो काफी चाइल्डिश लग रहा था कुछ मामलों में, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि बैलेंस बनाते हुए उन्होंने उन सारी की सारी चीजों को निकाल लिया। और फिर बात की जाए अनिरुद्ध के बीजीएम की, तो उसे लेकर के जितनी ज्यादा हाइप बनाई जाती है इस फिल्म में वो मैजिक पूरी तरीके से मिसिंग था। यानी उन्हें बस फिल्म में अपना टच डालना था बिना सिग्नेचर के, तो वही वो करते हुए इस फिल्म में लियो के पूरे बीजीएम को ही बर्बाद कर देते हैं। यानी लियो का ऐसा कोई भी बीजीएम नहीं है जो फिल्म खत्म होने के बाद आप बाहर निकल करके गुनगुनाओ, क्योंकि उसके अलावा फिल्म में एलसीयू के यूनिवर्स के जो बाकी दूसरे अमेजिंग बीजीएम्स है वही सुनने के लिए मिल जाएंगे। लेकिन रोलेक्स से रिलेटेड ज्यादा बड़ी उम्मीद मत रखना, और ना ही किसी बड़े कैमियोस की। लेकिन आप फिर से कहूंगा फिल्म का एक्शन ही इस फिल्म की पूरी जान है, जो अगर हिसाब से काफी ज्यादा हो जाए तो पता होता है कि हर एक ऑडियंस का एक अलग अलग टेस्ट होता है, तो उन्हें पसंद नहीं आएगा। लेकिन खैर मैं इस तरीके के ब्रूटल एक्शन को काफी ज्यादा एंजॉय करता हूँ, तो मैं उन्हीं एक्शंस की वजह से पूरी फिल्म देख रहा था। लेकिन सेकंड हाफ के चलते कहीं ना कहीं मैं भी बोर हो गया था, और इसीलिए इसके तमिल वर्जन को मैं सेकंड हाफ तक झेल नहीं पाया, क्योंकि ऑलरेडी हिंदी में मैंने काफी कुछ झेल लिया था। लेकिन फिर भी कहूंगा इतना सब कुछ होने के बावजूद भी अगर इस फिल्म को ओरिजिनल अडेप्टेशन से हटा करके देखा जाए तो ये उसके आसपास भी नहीं पहुंचती। लेकिन फिर भी लोकेश कनगराज ने अपना टच देते हुए इस फिल्म में पूरी मास ऑडियंस के हिसाब से ही अपनी प्रिपरेशन कर रखी थी, खास करके साउथ की ऑडियंस को ध्यान में रखकर, क्योंकि हिंदी बेल्ट की ऑडियंस के लिए ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया वाला हिसाब है। बाकी जैसे कि मैंने कहा वन टाइम वॉच के हिसाब से हाँ आप इस फिल्म को थिएटर में जाकर के देख सकते हो, लेकिन उम्मीद को मार दो, जो कि मुझे लगता है कि आपने इस फिल्म से काफी ज्यादा लगा रखी होगी ठीक मेरी तरह। लेकिन अब इस फिल्म को देखने के बाद मैं ये कहूंगा कि हाँ मेरी नजर में ये काफी ज्यादा ओवर हाइप फिल्म थी, जिसे इतना भी ज्यादा हाइप पर रख करके आंकना नहीं चाहिए था, क्योंकि उस मामले में तो ये फिल्म आपको डेफिनेटली डिसअपॉइंट करेगी। लेकिन अगर उम्मीद को कम रख करके फिल्म देखोगे तो फिर एक सेटिस्फाई मिल जाता है। लेट्स सी कि आने वाला फ्यूचर लोकेश कनगराज के इस यूनिवर्स में प्रॉमिसिंग होता भी है या नहीं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वो अब अडेप्टेशन के नाम पर सीधे फिल्म को उठा करके रीमेक करे सिर्फ एक्शन ऐड कर, क्योंकि उस हिसाब से ये फिल्म काफी ज्यादा मेरे लिए प्रेडिक्टेबल हो गई थी। लेकिन अगर नॉवेल के ट्रैक पर चलते हुए अगर मेकर्स कई सारे की मोमेंट्स को उठा करके इस फिल्म में डालते तो ये फिल्म और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती। लेकिन खैर उन्हें सेकंड हाफ में फिल्म को पूरी तरीके से फैन सर्विस पर ही रखना था, जिसमें हर कोई आकर स्क्रीन पर बस एक ही बात पूछ रहा था कि तू लियो है कि नहीं ये बता। और बार बार ये चीज अगर रिपीट होगी तो आपका इंप्रेशन क्या रहेगा वो आप मुझे कमेंट में लिख करके बताना। क्योंकि अब सीधे बात की जाए हाँ इस फिल्म की रेटिंग्स की, तो मास ऑडियंस की नजर में ये फिल्म सीधे B+ की कैटेगरी डिजर्व करती है। फैंस का लेवल तो अलग ही है, जो कि हाँ इस फिल्म को एक ही कैटेगरी में ला करके रखेगा। लेकिन अब बात की जाए सीधे क्रिटिक्स की, तो क्रिटिक्स भी इस फिल्म से खुद को उतना ज्यादा कनेक्ट ना करते हुए इस फिल्म को जो डिसअपॉइंटमेंट की ट्रैक पर रख रहे हैं, तो उनकी नजर में ये रेटिंग बनती है B- की, जिनसे उतना भी ज्यादा ना एग्री होते हुए मैं इस फिल्म को वन टाइम वॉच के हिसाब से B की कैटेगरी में रखूंगा। यानी जाओ जा करके देखो, चिल कर लो इस हफ्ते की रिलीज के हिसाब से। लेकिन अगर स्ट्रगल करना पड़े कि आपको काफी लंबा ट्रेवल कर इस फिल्म को जाना है, तो फिर स्किप का ऑप्शन मेरी नजर में बेस्ट रहेगा। बाकी आपकी राय, जो कि मैं हर बार कहता हूँ कि कमेंट सेक्शन में लिख करके बताना, क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस इस फिल्म से रिलेटेड मैंने शेयर कर दिया है। बाकी फिर क्या, मैं हूँ अजीज, मूवी स्टॉक शो चैनल लाइक शेयर और सब्सक्राइब भूलना मत। मिलूंगा जल्दी दूसरी किसी वीडियो में। टिल देन